हे एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को स्टार्ट। ठीक है, ये लेक्चर 1 है और हम लोग वीडियो को शॉर्ट रखने वाले, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ऐसे हम लोग पूरा जो कॉन्सेप्ट मेन है उसको समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। आपको इक्वेशन तो पता ही होगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमने नेक्स्ट नहीं, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। अब आपको इक्वेशन और पॉलिनोमियल में एक डिफरेंस याद रखना है। इक्वेशन क्या होती है जिसके अंदर इक्वल्स टू का यूज होता है, और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें इक्वल्स टू का यूज नहीं होता है। ठीक है, कैसे? जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, मान लीजिए इसमें इक्वल टू है, तो इट मीन्स दैट कि ये एक इक्वेशन है। वहीं अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाई, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 0 इक्वल टू नहीं लगा है। अगर मैं इक्वल टू करके कुछ भी नंबर लिख दूंगा यहाँ, होल नंबर कोई भी नंबर लिख दूंगा, तो ये एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वल टू नहीं हटाऊंगा तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस दोनों समझ में आया होगा। तो हमें करना, ये चैप्टर हमारा मेनली इक्वेशन पे है, हमें पॉलिनोमियल पे ध्यान ही नहीं देना। पॉलिनोमियल का हमारा चैप्टर हो चुका है, अब हम लोग इक्वेशन पे बात करेंगे। ठीक है, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब लीनियर, हमें इस चैप्टर में जो है अब हमें दो इक्वेशंस पे काम करना है। जैसे हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है कोई। अब हमें पढ़ना है लीनियर के लिए, जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 2 3 0 XYZ व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, और अनदर इक्वेशन है 2x प्लस वाई, वो है 3। तो ये जो इक्वेशंस रहती है ना, तो ये जो वेरिएबल है इनकी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज रहती हैं। मतलब ये तो वेरिएबल है, इनकी क्या वैल्यूज होगी हमें नहीं पता, तो इनकी बहुत सारी वैल्यूज होती है, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो हमें उन वैल्यूज का काम है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। ये जो इक्वेशन है दोनों में एक्स वाई सेम ही है, इन एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यूज होगी इनफाइनाइट, पर हमें उन इनफाइनाइट का काम है ही नहीं, हमें इनफाइनाइट वैल्यू से मतलब नहीं है। हमें उन इनफाइनाइट में सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई मीन्स इन दोनों का LHS जो है और RHS इक्वल आ जाए, मतलब बराबर आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कैसी वैल्यूज होंगी, ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, जैसे मान लो x है 1 और y है 1, ये कैसे निकलेंगी वैल्यूज हम लोग आगे चैप्टर में इस चीज को सीखेंगे। ठीक है ना, अभी मान लो x है 1 और y है 1, अगर मैं इसमें पुट करूं ये हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अगर मैं 1 में देखूं x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 2, ये तो वेरीफाई हो गया। हमारा LHS जो है RHS के बराबर आ गया, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम लोग वहीं सेकंड वाली में देखें 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, 2 x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 3, 2 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3, ये भी वेरीफाई हो गया, मतलब इसका भी LHS RHS बराबर आ गया, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये x और y की वो वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए। ठीक है, हाँ आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब जो इनका जनरल टर्म है वो क्या रहता है, मतलब नंबर्स है, इनको क्या नाम से, जैसे हमने पढ़ा था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल टर्म है एक पॉलिनोमियल का। वैसे कि इक्वेशन का जनरल टर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सेम होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो मान लो A1 है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब है अनदर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 हटा दो आप, इतना ही याद रखो, ये हो गई 1 और ये हो गई 2। A1 और A2 क्यों रखा हमने, क्योंकि देखो ये एक पॉलिनोमियल, इससे कंपेयर कर लो, इसमें x की वैल्यू कुछ है, मतलब x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी 1 है, पर यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब दोनों का कोफिशिएंट चेंज है। तो A1 जरूरी थोड़ी कि यहाँ A1 है तो यहाँ भी A1 ही होगा, यहाँ कुछ और नंबर होगा। और मान लो सेम भी आ गया तो क्या दिक्कत है, A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा वो, लेकिन सेम नहीं आते हैं जहां तक हम लोग A1 A2, ये जनरल वे है ऑफ राइटिंग। ठीक है, चलो अब देखो, किसी जो हमारी कोई भी इक्वेशन रहती है उसको, उसके सॉल्यूशन को चेक करना पड़ता है पहले हमें कि उसके कितने सॉल्यूशंस है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन रहती है, देखो कोई भी इक्वेशन है, दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं।
पहला तो रहता है पैरेलल। पैरेलल सॉल्यूशन मीन्स जो सीधा चला जाए, ठीक है। एक होता है इंटरसेक्टिंग, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और एक रहता है कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक। ये एक लाइन जा रही है मान लो ऐसी, अब एक और लाइन है वो इसी के जस्ट ऊपर जा रही है, मतलब एक लाइन ये एक लाइन ये, सिमेट्री ऊपर से देख रहे हैं तो ये बराबर चल रही है। एक सीढ़ी समझ लो, ये सीढ़ी को ऐसा देख रहे हो आप, ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर एक और लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन पे एक और एक लाइन है, चाहे वो उस तरफ जाए चाहे वो उस तरफ जाए, उससे मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। तीन टाइप का सॉल्यूशन रहता है। कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे, अब समझते हैं। देखो देखो जनरल टर्म क्या रहता है हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन 1। a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। अब मैंने बताया तीन टाइप के इनके सॉल्यूशंस रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले रहता है पैरेलल, तो लास्ट में आता है। सबसे पहले रहता है हमारा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग ये जो दो इक्वेशंस हैं ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। हम लोग पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, जो पॉलिनोमियल और इक्वेशंस रहती हैं वो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मान लो ये कोई लाइन है ऐसी जा रही है और एक लाइन ऐसी जा रही है, ये जा रही है और यहाँ कहीं पे इनने मीट किया, मतलब एक दूसरे को टच किया, तो ये इंटरसेक्ट हुए एक दूसरे पे। तो इस ऐसे मतलब उन इक्वेशंस को इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ पे कट किया तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे ना वो सिंगल यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये इक्वेशंस रहती है इनका सॉल्यूशन क्या रहता है, इनका सॉल्यूशन वो रहता है जो ग्राफिकली एक दूसरे को टच करता है कहीं। जैसे मैंने बताया ना, ये और ये मान लो एक ग्राफ पे है, ठीक है। ये ग्राफ पे तो लाइन बनी हुई है, यहाँ पे टच कर रही है, तो ये वो सॉल्यूशन है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। आया समझ में? तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मींस इसका एक ही सॉल्यूशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा यहाँ 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 कहीं भी अगर कोई अदर पॉइंट होगा तो वो किसी एक को कर पाएगा, मान लो इसको करेगा पर इसको नहीं कर पाएगा, और इसको करेगा तो इसको नहीं कर पाएगा। आया समझ में? अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि कौन सा इंटरसेक्टिंग है। मतलब हमको तो ये इक्वेशन दी जाएगी तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कौन सा पैरेलल है ना, और कौन सा कोइंसिडेंट है। देखो पैरेलल लाइंस क्या रहती हैं, पैरेलल लाइंस जो सीधी सीधी जाए, नेवर मीट, ये कभी मीट ही नहीं करेंगी एक दूसरे से। ये ऐसी जा रही तो ऐसी ही जाती रहेंगी, ऐसी जा रही तो ऐसी ही जाएंगी। ये दोनों आपस में से पैरेलल चलती हैं, ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है। ये सीधी सीधी जाएगी, सीधी ऐसी ऐसी जाएगी, बट कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। तो ऐसे केस में क्या रहता है कि ये पैरेलल वाले जो केस रहते हैं ना, इन केस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है, इसका सॉल्यूशन नहीं रहता है। तो ऐसे केस को तो हम सॉल्व ही नहीं करते हैं, ठीक है। इस केस में हमारा आता है नो सॉल्यूशन। अब अच्छा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट कैसा रहता है, जैसे कोई लाइन है ग्राफ में, मान लो ये जा रही है ऐसे, ये एक लाइन हो गई, मान लो ये इक्वेशन 1 की लाइन है। अब ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर एक अनदर लाइन जा रही है, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर रखी रखाई, दिख ही नहीं रही है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर रखी रखाई एक और जा रही है, वो है इक्वेशन 2 की। ये इस पर भी जा रही है और इसके ऊपर भी जा रही है। मतलब सॉल्यूशन क्या रहता है, जो दोनों लाइन जहां टच करती है वो सॉल्यूशन हो जाता है, पर तो पूरी लाइन एक दूसरे के ऊपर चली जा रही है तो इसको बहुत सारे सॉल्यूशन है, हर पॉइंट सॉल्यूशन है। तो ऐसे केस में क्या रहता है, infinitely many solutions, ठीक है। infinitely many solutions, no solutions और यूनिक सॉल्यूशन। एक होगा या तो बिल्कुल ही नहीं होंगे या बहुत सारे होंगे, ये तीन केसेस रहते हैं। इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग, देखो ये जनरल में रहता है, तो जो हमारे जो इक्वेशंस हैं इनके कोफिशिएंट्स को उठाओ, जैसे a1 को डिवाइड कर दो a2 से और इक्वल रखो b1 अपॉन b2, उसको इक्वल रखो c1 अपॉन c2, ठीक है। इनको इक्वल रखा। अब देखो यहां भी लिखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, और c1 अपॉन c2 भी इक्वल है। यहां पर अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो फिर ये वाला पार्ट हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको भी अनइक्वल रखो या मत रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा है
तो इट मीन्स दैट ये यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन है, मतलब इस लाइन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अब पैरेलल वाले केस में क्या है, पैरेलल वाले केस में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल आ जाएगा, पर b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में ये क्या रहता है, एक पैरेलल हो जाता, मतलब एक पैरेलल का केस है ये, जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और इस केस में अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल रहता है और c1 अपॉन c2 के भी इक्वल रहता है, तो ये केस हो जाता है हमारा कोइंसिडेंट का। फिर से समझो, ये जो हमें इक्वेशन दी थी, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिए हमें, दो इक्वेशन दी गई हैं, इनके कोफिशिएंट उठाओ a1 अपॉन, इन दोनों को इनको डिवाइड कर दो, ठीक है, इक्वल्स टू में रखो और मैच करो। जैसे मान लो a1 अपॉन a2 है तुम्हारा 2, a1 है 2, a2 है 4 और b1 है तुम्हारा 6 और b2 है तुम्हारा 12। इनको काटो, 2 1 2 2 2 4 6 1 6 6 12, ये दोनों बराबर आ गए आपस में, ये दोनों बराबर आ गए, मतलब पैरेलल वाला केस है। एक और c1 c2 ले लो, c1 मान लो 3 और c2 मान लो 2। अब देखो इसमें 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/2। 1/2 के इक्वल आया, पर 3/2 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये एक पैरेलल का केस है। वहीं अगर ये इक्वल आ जाता, 1/2 आ जाता, तो ये तीनों इक्वल होते, और ये तीनों इक्वल होते तो ये कोइंसिडेंट का केस बन जाता। और मान लो यहाँ पे हो जाता 3 और ये फिर से मान लो 6 कुछ हो गया, ठीक है। तो ये तो ना इसके इक्वल है ना इसके इक्वल है, तो ये बन जाता हमारा एक यूनिक का केस। आया समझ में? अब हमें सॉल्व किस किस के लिए करना है, देखो ये हमें सिर्फ इंटरसेक्टिंग के लिए सॉल्व करना है। क्यों? देखो अगर पैरेलल है, पैरेलल में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्या सॉल्व करेंगे हम? इसको पहले ही हटा दो कि हम पैरेलल के सॉल्व ही नहीं करना है क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन ही नहीं तो हम क्या निकालेंगे? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो लोग किसको निकालते बैठेंगे? पूरे इनफाइनाइट तो थोड़ी निकाल पाएंगे, है ना। तो फिर इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, ना इसको करेंगे ना इसको करेंगे, हम सिर्फ सॉल्व करेंगे यूनिक सॉल्यूशन को, जिसका एकमात्र सॉल्यूशन है, हम उसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो जो एक सॉल्यूशन है उसको निकाल के हमारा आंसर सेट कर देते हैं। आया समझ में? अब आपको क्वेश्चन की वजह से बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन को देखो, ये हमें एक इक्वेशन दी है 1 और ये एक इक्वेशन दी है 2। हमें इसमें बताना है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। बहुत आराम से समझेंगे क्या करना है। ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है, हमको खुद दिख रहा है। हम लोग लिखेंगे सॉल्व a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इधर करेंगे पुट द वैल्यू, ठीक है। a1 5 होता है, a2 7 है, ठीक है। अब इक्वल टू मत लगाओ, ठीक है, हम लोग बाद में करेंगे। b1 क्या है? 4 -4 है हमारा b1, साइन का भी ध्यान रखना है, ये दोनों पॉजिटिव के थे। 4 हमारा b1 जो है -4 है और 6 नहीं, b2 क्या है? 6 है पॉजिटिव का। c1 क्या है? +8 और c2 क्या है? -9, ठीक है। काटो, 5 और 7 तो नहीं कटेगा, एविटिव रहेगा, 5/7 एविटिव, ठीक है। इसको काटो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो गया -2/3। अब ये देखो, ये क्या इक्वल दिख रहे हैं दोनों आपस में? नहीं दिख रहे, मतलब ये दोनों यहीं इक्वल नहीं है, और यहीं इक्वल नहीं तो आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको जा सकते हो वैसे, पर जाने की जरूरत है नहीं। ये भी अनइक्वल है, 8/-9, या देखो -8/9, एक ही बात है, ठीक है। इधर जाने की जरूरत नहीं, इतने में हमको मिल गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये केस किसका होगा? ये होगा एक यूनिक सॉल्यूशन, ये होगा इंटरसेक्टिंग का केस। मतलब these equations have a unique solution। आया समझ में? ऐसे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो आपकी क्लैरिटी होती जाएगी। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें हम लोग सेम, हमको यही बताना है कि ये जो इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो, इसे ऑन कंपेरिजन करके आप लिख सकते हो, ठीक है। a1/a2 करो, a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 क्या है? 9/18, पॉजिटिव क्या दोनों? अब क्या है? 3/6, दोनों पॉजिटिव क्या है? और 12/24, दोनों पॉजिटिव क्या है? इनको अब काटो, 9 1 9, 9 2 18, तो ये हो गया 1/2, 3 1 3, 3 2 6, ये भी हो गया 1/2, और 12 1 12, 12 2 24, ये भी हो गया 1/2।
मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, मतलब ये सारे आपस में इक्वल हैं, सारे इक्वल हैं, इट मीन्स दैट कि ये एक कोइंसिडेंट लाइन का केस है। ठीक है, मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखो। ठीक है, इसको ऑन कंपैरिजन आप लोग लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, आप ऑन कंपैरिजन करके लिखना a1 अपॉन a2 नहीं a1 x प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2 x प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0 करके फिर लिखना डायरेक्ट a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ठीक है, 6 अपॉन 2 -3 अपॉन -1 और 10 अपॉन 9। ठीक है, काटो इनको, 2 1 2 2 3 6, 1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 3 अपॉन 1, ये भी हो गया 3 अपॉन 1 और 9 और 10 आपस में नहीं जाते, तो ये तो हो गया 10 अपॉन 9। तो ये इसके इक्वल है पर ये इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ से ये कौन सा वाला केस मिल गया हमें? ये हमें केस मिल गया पैरेलल का, मतलब नो सॉल्यूशंस। ये लाइन ऐसी आपस में पैरेलल चली जाएंगी पर कभी मीट नहीं करेंगे, उनके सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो एंड हो चुका है। ठीक है, ये वीडियो मैंने ट्राई किया है कि शॉर्ट रहे, ज़्यादा लंबा ना जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने हमारे चैप्टर 3 को जो है कॉन्सेप्ट वाइज पूरा क्लियर कर लिया है, और जो थोड़ा बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन रह गई है तो वो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो, पर जैसे जैसे हमने क्वेश्चंस करे आपको मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी। जो शुरू में चले गए उनका मेरे को नहीं पता, लेकिन जो लास्ट तक जिन्होंने वीडियो देखी मेरे हिसाब से उनको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी, और जो थोड़ी बहुत रह गई है तो वो आगे जैसी वीडियो हम क्वेश्चन करेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो स्टोरी बेस्ड फंसते हैं, केस बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं वो फंस जाते हैं। तो हम लोग को अभी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दी, आपको उसमें निकालना है, अभी हमें दूसरी मेथड्स को भी समझना है। इसमें 3 टाइप्स की मेथड रहती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है और कितने वेज रहते हैं सॉल्यूशंस निकालने के, फिर वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो उनमें हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश करी थी, इसलिए इसमें ज़्यादातर चीज़ें होंगी नहीं, पर एक ऊपर जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसमें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।